हेलो डियर स्टूडेंट, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का मेजर का क्लासेस में। और आज हम बात करने वाले हैं ग्रेविटेशन के बारे में। बेटा ग्रेविटेशन तो आप सभी ने सुना होगा, ग्रेविटेशन क्या होता है। तो आइए आज अंतर समझते हैं ग्रेविटी और ग्रेविटेशन का। तो भैया अगर ग्रेविटेशन की हम लोग बात करते हैं तो ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स। पूरे ब्रह्मांड में किन्हीं भी दो वस्तुओं के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। वहीं अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो ग्रेविटेशन मे बी द अट्रैक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट बाय द अर्थ। तो ग्रेविटेशन को हम ये भी कह सकते हैं मे बी द। देखो यहाँ पे ये नहीं कहा गया कि अर्थ के द्वारा लगने वाला फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। यहाँ पे ये कहा गया है कि भैया मे बी द, ये हो सकता है। देखो ऐसा नहीं है कि अर्थ और ऑब्जेक्ट में ग्रेविटेशन नहीं लग रहा है। लेकिन आपको बता दें न्यूटन ने ग्रेविटी की खोज की थी, ना कि ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन बहुत पहले से हमारे पास है, आकर्षण बल हमारे पास बहुत पहले से है बेटा। गुरुत्वाकर्षण की अगर हम बात करते हैं तो ग्रेविटी और ग्रेविटेशन के अंतर को ही समझना है यहाँ पर। ग्रेविटेशन क्या होता है? किन्हीं भी दो वस्तुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण का बल यानी अट्रैक्शन का फोर्स होता है। वहीं अगर हम बात करें ग्रेविटी की तो ग्रेविटी में एक बॉडी आपकी फिक्स हो जाएगी, एक वस्तु आपकी फिक्स हो जाएगी, वो होगी अर्थ। अर्थ और किसी भी ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड ग्रेविटी। तो भैया यहीं पे कहा जा रहा है कि ग्रेविटेशन मे बी द अट्रैक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स बाय द अर्थ। अर्थ के द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगने वाले फोर्स को हम ग्रेविटेशन कह सकते हैं, मे बी हो सकता है। ठीक है, एग्जांपल, इफ अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ सर्टेन हाइट इट फॉल्स डाउनवर्ड ड्यू टू अर्थ्स ग्रेविटी। कोई बॉडी को अगर कुछ ऊंचाई से गिराया जाता है तो अर्थ की ग्रेविटी की वजह से बेटा वो कहां आकर गिरता है? अर्थ पर आके, अर्थ के सेंटर की तरफ आके गिरता है। इफ अ बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड इट रीचेज अ सर्टेन हाइट एंड देन फॉल्स डाउनवर्ड ड्यू टू द अर्थ्स ग्रेविटी। अगर किसी बॉडी को उछाला जाए तो एक सर्टेन हाइट, एक निश्चित दूरी तक जाकर के, ऊंचाई तक जाकर के वो अर्थ के सेंटर की तरफ आके फिर से गिर जाता है। ये ग्रेविटी है। ये क्या है? ग्रेविटी है। ग्रेविटेशन में भी द अट्रैक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स इन आउटर स्पेस। तो देखो ग्रेविटी नहीं कह सकते, यहाँ पे ग्रेविटी नहीं बोला कि यहाँ क्या बोला गया? ग्रेविटेशन। यहाँ पे ये थोड़ी कहा गया है कि ग्रेविटी में भी द अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट, नहीं, ऐसा नहीं कहा गया है। ग्रेविटी और ग्रेविटेशन में डिफरेंस बस इतना सा है, ग्रेविटेशन किन्हीं भी दो वस्तुओं के बीच, नॉट फिक्स्ड ऑब्जेक्ट, किन्हीं भी दो वस्तुओं के बीच। वहीं अगर हम बात करते हैं ग्रेविटेशन के बारे में तो आपका कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें ग्रेविटी के बारे में बच्चा, तो जो ग्रेविटी होती है वो एक ऑब्जेक्ट आपका अर्थ होगा, दूसरा कोई भी हो सकता है, एक फिक्स होगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं। ग्रेविटेशन में बी द अट्रैक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स इन आउटर स्पेस। बाहरी आपका जो अंतरिक्ष है वहां पे कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड मून, ये भी आपका ग्रेविटेशन है। अट्रैक्शन बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट्स इज आल्सो ग्रेविटेशन। चलिए अगला है सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। आपने देखा होगा कि सन के चारों तरफ आपके प्लैनेट्स मोशन कर रहे होते हैं, तो वहां पे वो मोशन कर रहे हैं, वहां से आगे क्यों नहीं भाग रहे, क्यों हट नहीं जा रहा है, केवल उसी ऑर्बिट में बार बार मोशन कर रहे हैं? ये कुछ तो रीजन होगा। बिल्कुल, व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट। यानी जब कोई बॉडी आपके सर्कुलर पाथ में मोशन करती है तो हर बिंदु पर, हर पॉइंट पर वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रही होती है। द फोर्स विच कीप्स द बॉडी इन द सर्कुलर पाथ एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। जो फोर्स उस बॉडी को सर्कुलर पाथ में बनाए रखा है, ठीक है, वो किधर एक्ट कर रहा होता है? सेंटर की तरफ, उस सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ लग रहा होता है। ठीक है, द फोर्स विच कीप्स द बॉडी इन सर्कुलर पाथ एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, दिस फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। कोई बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है, किसकी वजह से? सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण। अब कहोगे सर डायरेक्शन हर पॉइंट पर चेंज कैसे? क्योंकि आप छोटे हो, आपको पता नहीं होगा। ठीक है, लेकिन आप जान लो कि आप सर्कुलर मोशन करते हो तो किसी भी पॉइंट पर सर्कल के जो टेंजेंट ड्रॉ करते हो बेटा, वो उस पॉइंट पर उस बॉडी के द्वारा किया गया मोशन की डायरेक्शन होती है। ठीक है, अब जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे मैं बता दूं कि कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कुछ इस प्रकार से कर रही है, तो आप कहोगे सर यहाँ पे कहाँ पे हर पॉइंट में डायरेक्शन चेंज हो रही है? बेटा ध्यान से देखो, इस पॉइंट पे अगर बॉडी है तो यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करो, तो या तो बॉडी इधर मूव कर रही होगी या तो इधर मूव कर रही होगी। अगर इधर मूव करे डायरेक्शन ये लोगे, अगर इधर मूव करे डायरेक्शन आप ये लोगे। तो डायरेक्शन टेंजेंट से ड्रॉ की जाती है। यानी आप सर्कल का टेंजेंट आप ड्रॉ करना सीख लो मैथमेटिक्स में, और फिजिक्स में वही आपकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको पहले इरेज कर लेते हैं, है ना। चलो ठीक, इतना समझ गए। इफ देयर इज नो सेंट्रीपिटल फोर्स द बॉडी विल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ। अगर यहाँ पे कोई सेंट्रीपिटल फोर्स कार्य ना करे तो बॉडी आपकी टेंजेंशियली मूव कर जाएगी स्ट्रेट लाइन में, और यही उस पाथ के टेंजेंट होते हुए निकल जाएगी। समझ गए, आगे चलते हैं। फिर आता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आपको सेंट्रीपिटल फोर्स क्यों बताया गया? क्योंकि भैया आपको पता है कि सन के चारों ओर सारे प्लैनेट सर्कुलर मोशन करते हैं, वो एलिप्टिकल पाथ को फॉलो करते हैं, नॉट सर्कुलर। ठीक, और यहाँ पे आपको पता है पूरे यूनिवर्स का एक्सपेंडेशन भी हो रहा है, एक्सपेंड भी कर रहा है हमारा यूनिवर्स।
यूनिवर्स, हमारा यूनिवर्स एक ही जगह रुका नहीं है बेटा, हमारा यूनिवर्स एक ही जगह रुक के नहीं काम कर रहा है, हमारा जो यूनिवर्स है वो लगातार मूविंग कर रहा है, एक्सपेंड हो रहा है। ठीक, अगर हम बात करें यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की, तो ग्रेविटेशन के यूनिवर्सल लॉ क्या कहता है, जो कि आपको न्यूटन ने दिया था। न्यूटन ने क्या कहा था कि द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट्स दैट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। तो भैया ग्रेविटेशन का फोर्स आपसे यही कहता है, यूनिवर्सल लॉ आपसे यही बता रहा है कि जैसे आप यूनिवर्स में अगर आप कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं, यहाँ ग्रेविटेशन की बात कर रहे हैं, ग्रेविटी की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ग्रेविटेशन का फोर्स क्या कहता है, जो फोर्स लग रहा होता है किन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, वो उनके मास के प्रोडक्ट के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वहीं अगर बात करें डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, तो उनके डिस्टेंस के स्क्वायर के यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अब इन दोनों बातों को कंबाइन करते हैं तो यहाँ से क्या निकलता है, प्रोपोर्शनल क्या होगा, m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। अब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को सॉल्व करने के लिए इंडिया में कोई ऐसा रूल नहीं बनाया गया है, कोई हमारे पास ऑपरेशन नहीं है, तो इसको सॉल्व नहीं करते, इसको हम रिमूव करते हैं। रिमूव करने के बाद हमारे पास इक्वल टू का साइन, एक कांस्टेंट आता है, और कांस्टेंट को यहाँ पे के भी मान सकते हो, ठीक है। इसी कांस्टेंट को आगे चल के हम लोग क्या बोलते हैं, जी से रिप्लेस करते हो, ये जी क्या बन जाता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू आप लोग पढ़ते हो 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन केजी पर मीटर स्क्वायर, सॉरी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो यहाँ पे आपकी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट हो जाएगी। आप लोग इसको नोट कर लीजिए क्योंकि वैल्यू आपके लिए बहुत काम की है। आगे चलते हैं। आइए, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है कि अगर हम मान लेते हैं कोई दो बॉडी हमारे पास F प्रोपोर्शनल टू, वही बात जो मैंने अभी आपको लिख के बताई, वही सेम बातें यहाँ पे आपको लिखी गई हैं, तो आप ऐसे भी इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, सीधा वही आपको कॉन्सेप्ट आएगा। यहाँ पे मैंने मास को m1 m2 मान के किया था, वहाँ पे क्या किया गया था, यही सेम कंडीशन मैंने यहाँ पे लगाई थी आपकी, यहाँ पे डी को मैंने आर मान लिया था। तो देखिए, किताबी भाषा में कुछ भी लिखा होता है, पर हमें समझना होता है न्यूटन के ग्रेविटेशनल लॉ को। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपको कहता क्या है, वो आपको समझना होता है, ठीक है। क्लियर बेटा। तो ग्रॉस मल्टीप्लाई अगर यहाँ पे करते हैं तो यहाँ पे ये वेक्टर के कॉन्सेप्ट आते हैं जो आपकी क्लास में नहीं बताए जाएंगे। तो 9th 10th की क्लासेस में वेक्टर के कॉन्सेप्ट नहीं ऐड किए जाते हैं क्योंकि आप उतना समझ नहीं पाओगे। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, आपके पास जो आता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, बस आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट तक के ही टॉपिक तक सीमित रखा जाएगा। और ये होती है ग्रेविटेशन की कहानी। और ग्रेविटेशन में अगर बात की जाए कि ग्रेविटी और ग्रेविटेशन के डिफरेंस को आपको समझना चाहिए, क्योंकि ग्रेविटेशन किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में लग सकता है, वेयर एज ग्रेविटी क्या होता है, एक अर्थ होगा, एक कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है यूनिवर्स में। थैंक यू, जय हिंद।